नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको अकाउंट पेबल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 में अगर पहले ही आप लोग को अकाउंट पेबल के पार्ट 1 में ये सब मैं दिखा चुका हूँ कि वेंडर वगैरह कैसे क्रिएट होता है और आपका वेंडर में कैसे हम लोग चेंजेज वगैरह लेके आते हैं, फिर वेंडर को ब्लॉक कैसे करते हैं, फिर उसमें आपका परचेज रिक्विजिशन कैसे बनाते हैं, परचेज रिक्विजिशन के बेसिस पे हम लोग परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, फिर उसका गुड को रिसीव जो कि हम लोग मीगो से करते थे, और उसको जब हमारे पास पीओ अवेलेबल हुआ करता था, परचेज ऑर्डर का नंबर अवेलेबल हुआ करता था, तो पीओ के बेसिस पे हम लोग मायरो कैसे करते हैं, ठीक है ना। मायरो की एंट्री करते थे, मतलब परचेज की एंट्री हम लोग करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लासेस में हम लोग जो इसका सेकेंड पार्ट है, आज के क्लासेस में हम लोग FB60 और FB65 करने वाले हैं। मतलब FB60 के थ्रू जो परचेज की एंट्री हो रही है या परचेज रिटर्न की जो एंट्री हो रही है, वो आज के क्लासेस में हम लोग अकाउंट पेबल का पार्ट जो कि 2 है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। अब भाई क्वेश्चंस आता है कि सर आपने जो पार्ट 1 में जो हमको परचेज की एंट्री दिखाई थी या परचेज रिटर्न की जो एंट्री दिखाई थी या वेंडर को जो पेमेंट करना सीखे थे, और पार्ट 2 में आज भी सर आप परचेज की एंट्री ही दिखाने वाले हो, और कहने का मतलब कि और परचेज रिटर्न दिखाने वाले हो, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये जो टॉपिक नंबर जो 4 है, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, GRN वगैरह और इनवॉइस वगैरह बनाना और पार्टी को पेमेंट करना F-50 के थ्रू, ये एक्चुअली पार्ट बन जाता है प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस का। जो P2P हम लोग बोलते हैं ना, प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस, ये बन जाता है पार्ट प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस का, ठीक है ना। लेकिन अगर आगे चलकर देखोगे तो उसी का एडवांस रूप हो जाता है अकाउंटिंग पेबल। तो अकाउंटिंग पेबल में प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस भी कवर होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि FB60, FB65, ये सब क्या है ना कि एक्स्ट्रा टॉपिक है। लेकिन दोनों की परचेज एंट्री में डिफरेंस कहाँ पे है। आप मायरो के थ्रू भी परचेज की एंट्री कर रहे हो, आप FB60 के थ्रू भी परचेज की एंट्री कर रहे हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि जब आप मायरो के थ्रू आप किसी इनवॉइस की परचेज एंट्री अपने सिस्टम में बुक कर रहे हो SAP में, तो मायरो के थ्रू एंट्री करने के लिए आपके पास याद रखिएगा कि वर्क ऑर्डर नंबर होना जरूरी है, PO ऑर्डर नंबर होना जरूरी है। अगर गुड्स खरीद रहे हो, अगर मान लीजिए अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, तो आपके पास परचेज ऑर्डर का होना जरूरी है। और परचेज ऑर्डर तो जानते हैं कि परचेज ऑर्डर किसके बेसिस पे बनता है, परचेज रिक्विजिशन के बेसिस पे बनता है। तो अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने वेंडर को परचेज रिक्विजिशन देते हैं, ठीक है ना। अपने वेंडर को परचेज रिक्विजिशन देते हैं, तो परचेज रिक्विजिशन का जो नंबर सिस्टम में जनरेट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, PO बनाते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर जो हम लोग बनाते हैं, ये देखिए परचेज ऑर्डर हम लोग ME21N से बना रहे थे। तो परचेज ऑर्डर के बेसिस पे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, गुड को रिसीव करते हैं। तो ये गुड्स के लिए क्या होता है कि परचेज रिक्विजिशन बन रहा है, परचेज ऑर्डर बन रहा है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीगो के थ्रू गुड्स को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर यही सर्विस होता ना, तो सर्विस के केसेस में भी आप ME जो है ना, सर्विस के केसेस में भी आपको परचेज रिक्विजिशन बनाना पड़ता, ठीक है ना। आपको परचेज रिक्विजिशन सर्विस के केस में भी बनाना पड़ता, लेकिन वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ जैसे गुड्स के केसेस में हम लोग परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, ऐसे सर्विस के केसेस में वर्क ऑर्डर बनता। और वर्क ऑर्डर के केसेस में जब हम लोग सर्विस को रिसीव करेंगे ना, तो फिर मीगो के थ्रू नहीं करते, तब हम लोग मीगो के थ्रू नहीं करके हम लोग किसके थ्रू करते, ML81N, ये ठीक है ना। सर्विस रिसीव की एंट्री जो होती है ML81N के थ्रू होती है, जबकि गुड्स की जो एंट्री होती है ना, गुड रिसीव की एंट्री, वो मीगो के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस होता है कि गुड की आप अगर गुड्स को रिसीव कर रहे हो तो मीगो के थ्रू रिसीव कर लीजिए, और सर्विस को रिसीव कर रहे हैं तो ML81 के थ्रू आप रिसीव कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या है ना भाई, कि यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर नंबर अवेलेबल है, और उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे आप मायरो की एंट्री कर ले रहे हो, या वर्क ऑर्डर जो अवेलेबल है सर्विस के केसेस में, उसके अनुसार आप मायरो की एंट्री मतलब परचेज की एंट्री डाल ले रहे हो। लेकिन हर केसेस में तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर अवेलेबल हो। आप तो डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो ना। मतलब मैं क्या हुआ कि मैं दुकान के पास गया, या मान लीजिए किसी दुकानदार के पास गया और मैंने डायरेक्टली माल खरीद लिया, ठीक है ना, डायरेक्ट माल खरीद लिया, जहाँ पे परचेज ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, कोई परचेज रिक्विजिशन बना ही नहीं, कोई परचेज ऑर्डर नहीं बना, ठीक है ना। मैं कोई सर्विस रिसीव नहीं करूंगा, कोई गुड रिसीव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली परचेज कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली परचेज की जो एंट्री होती है ना, वो FB60 के थ्रू होती है। मतलब अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, जहाँ पे वर्क ऑर्डर भी अवेलेबल नहीं है, PO भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली FB60 के थ्रू परचेज कर सकते हो। और अगर माल में क्वालिटी में अगर कुछ खराब निकला, या मान लीजिए सर्विस में कोई डिस्प्यूट है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं भाई, मतलब आप उसको रिटर्न कर सकते हो, FB65 के थ्रू रिटर्न कर सकते हो, और फिर जो बैलेंस बचेगा आप उसको F-53 के थ्रू पेमेंट कर दीजिए वेंडर को।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बन जाता है। तो आज के क्लासेस में मैं जो है ना आपको एक नया वेंडर बना के दिखाऊंगा, और उस नए वेंडर पे मैं कुछ उससे मतलब कहने का मतलब कि जो वेंडर मतलब कहने का मतलब सप्लायर, एक नया सप्लायर मैं अपने एसएपी सिस्टम में क्रिएट करने वाला हूँ, और उससे मैं डायरेक्ट माल खरीदने वाला हूँ। क्योंकि देखो जो परचेज ऑर्डर के बेसिस में तो पार्ट 1 में सिखाई दिया हूँ, तो मैं आज डायरेक्टली माल खरीदूंगा और उसकी एंट्री लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एसएपी सिस्टम में चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेंडर किससे क्रिएट होता है, FK01, ठीक है ना। तो वेंडर FK01 से क्रिएट होता है। तो FK01 में गए, यहाँ पे वेंडर क्रिएट करेंगे। वेंडर कैसे, यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी कोड आप ले लीजिए कि आप किस कंपनी कोड में, मान लीजिए कि जो कंपनी, जिस कंपनी में आप वेंडर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी कोड ले लीजिए। तो मेरा कंपनी कोड 1000 है। और यहाँ से अकाउंट ग्रुप में ना, चलिए मेरा तो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है अकाउंट ग्रुप। अगर आपको कोई नया अकाउंट ग्रुप लेना है ना, तो आप यहाँ से अकाउंट ग्रुप बहुत सारा है, जैसे कि देखिए वेंडर है, गुड्स का सप्लायर है, ऐसे बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है ना। डोमेस्टिक वेंडर वगैरह है, फॉरेन का अगर कोई वेंडर है तो फॉरेन का वेंडर ले लेंगे, ठीक है ना। जो आपको जैसा वेंडर सूटेबल है, जहाँ से आप माल परचेज कर रहे हैं, उस टाइप का वेंडर ले लीजिए। तो मैंने एक वेंडर ले लिया, ठीक है ना। वेंडर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंटरप्रेस करूँगा। ये सब रेफरेंस, वेंडर का रेफरेंस आप दे भी सकते हो, चाहे नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अगर किसी दूसरे वेंडर का अगर रेफरेंस देते हो ना, तो फिर उसका एड्रेस वगैरह क्या हो जाता है ना, कॉपी हो जाता है। तो देने की जरूरत नहीं है। आप नया वेंडर बना रहे हो तो बस अपना कंपनी कोड बैठाया और अकाउंट ग्रुप बैठाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेस कर देंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आप उस कंपनी का, जिस कंपनी का नाम मतलब जिस वेंडर से आप माल खरीदना चाहते हो, उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने नाम लिख दिया अरिहंत, ठीक है ना। अरिहंत ग्रुप पीवीटी लिमिटेड, मतलब जिस वेंडर से, जिस सप्लायर से हम माल खरीद रहे हैं, उसका हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं। सीधा सा बात है, जैसे हम लोग टैली में क्या होता है, वेंडर क्रिएट करते हैं ना, ऐसे एसएपी में हम लोग वेंडर क्रिएट कर रहे हैं। तो अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। और सर्च में मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे सर्च में मैं एक कोई दे दिया कि चलिए सर्च में मतलब एक कॉमन नाम दे दे रहा हूँ कि किस नाम से मैं सर्च कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अरिहंत, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट दे दिया एक अरिहंत सर्च, मतलब सर्च करने के लिए अपनी सुविधा के लिए मैं सर्च नेम क्या दे देता हूँ अरिहंत। और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर में दे देता हूँ लाइक 14, ठीक है ना। एड्रेस दे देता हूँ सप्लायर का 14 SP बनर्जी रोड, ठीक है ना। ये सप्लायर का मेरा एड्रेस है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, तो मैं डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ, चलिए डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ मैं कोलकाता, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, कोलकाता। कंट्री इंडिया, इंडिया के लिए IN है, ठीक है ना। इंडिया के लिए IN, आप यहाँ सर्च बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो कि इंडिया के लिए जो है, यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिया का IN है, तो मैंने इंडिया का डायरेक्टली IN ले लिया। और रीजन्स, हम जैसे कोलकाता की वेस्ट बंगाल में आता है, तो यहाँ पे रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो। वेस्ट बंगाल का देख सकते हो आप कितना है यहाँ पे, तो 25 है। मैंने यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लिया। और आप चाहो तो पोस्टल कोड वगैरह दे सकते हो, 7,35,000 आप दे दिया मेरा पोस्टल कोड। ये सब देने के बाद, ये सारा एड्रेस वगैरह देने के बाद, यहाँ पे आप कम्युनिकेशंस के लिए आप लाइक है उसका टेलीफोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, अगर आपके पास वेंडर का ये सब टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID वगैरह अगर कुछ अवेलेबल है तो आप दे दीजिए। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, अगर इफ़ अवेलेबल है तो आप यहाँ पे बैठा के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इंटर करता हूँ, और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगता है तो हम लोग देते हैं, ठीक है ना। अगर और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगता है तो हम लोग देते हैं। इंटरप्रेस कीजिए। देखिए जैसे ही मैं इंटरप्रेस किया, आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ये स्पेसिफाई बॉक्स, ठीक है, कोई कोलकाता, चलिए ये दे दिया मैंने। अब यहाँ से आप कस्टमर, ये सब आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर कुछ अवेलेबल है तो दे दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सीधा सा हम लोग इंटरप्रेस करते हैं फिर से कीबोर्ड में, और इंटरप्रेस करने के बाद सीधा बोलता है कि वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल बैठाइए। अगर आपके पास वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल है तो आप बैठा दीजिए, नहीं है तो अभी आप स्किप करके निकल जाइए। जब बाद में पेमेंट करेंगे तो वेंडर का तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, वेंडर का डिटेल बैठाना पड़ेगा। देखिए आप अगर वेंडर का यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल बैठा देते हो ना, तो आपके लिए सुविधा रहेगी कि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेंडर अकाउंट का अगर अवेलेबल है, मान लीजिए सिटी, मान लीजिए मेरा इंडिया का अगर कोई वेंडर है, सिंस ये इंडिया का वेंडर है, तो मैं यहाँ पे जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है ना। और यहाँ पे बैंक की मेरा कोलकाता का कोई ब्रांच है, कोलकाता का मैं एक ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है ना। कोलकाता का मैं एक ले लेता हूँ आपका, आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना।
यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो कोलकाता का कोई, ठीक है ना। तो कोलकाता का कोई भी ले लीजिए, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये रहा कोलकाता का, एक बार यहाँ देख लीजिए, ये कोलकाता का है, ये कोलकाता का ले लेते हैं। और ये लेने के बाद फिर आप उसका वेंडर का जो बैंक अकाउंट नंबर है, वेंडर का बैंक अकाउंट नंबर बैठा दीजिए, कोई मतलब जो वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल है उसका नंबर। अगर मान लीजिए 2 बैंक का है तो 2 बैंक का, 3 बैंक का है तो 3 बैंक का, तो मैं एक प्राइमरी उसका बैंक अकाउंट डिटेल बैठा देता हूँ, ठीक है ना। एक उसका प्राइमरी बैठा दिया। अब अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, तो अकाउंट होल्डर का मान लीजिए, जो अकाउंट होल्डर का नाम है वो अरिहंत नाम है, ठीक है ना। अरिहंत अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अरिहंत। और अगर आप मान लीजिए कि और कुछ डिटेल यहाँ पे, और कुछ डिटेल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस में यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह अगर पूछता है, नहीं, चलिए इंटर बैठाते हैं। इंटर बैठाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टैक्ट पर्सन मतलब कहने का मतलब कि अरिहंत ग्रुप में तो आप, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड में तो आप कॉन्टैक्ट, जो आपका वेंडर है वो तो है, लेकिन वहाँ पे जो है एक कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सके उसका नाम लिख लेते हैं। तो मान लीजिए वहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है अमित, ठीक है ना। क्या नाम है, अमित। फर्स्ट नेम उनका अमित, यहाँ पे पूरा नाम कर देते हैं अमित यादव। उनका डिपार्टमेंट कौन सा है भाई, वो वेंडर जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है उनका, तो वेंडर ले लेते हैं, चलिए डिपार्टमेंट ले लेते हैं कि वो सेल डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो वो सेल डिपार्टमेंट के हैं, ये ले लेते हैं। फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ और कुछ डिटेल अपने इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ रिकन्सिलेशन अकाउंट में याद रखिएगा, यहाँ पे यही नंबर आपको लेना है, क्योंकि देखिए ये 16,000 है किसका, ऐसे जिस रिकन्सिलेशन अकाउंट में देख लीजिए ये वाला ट्रेड पेबल डोमेस्टिक है, ठीक है ना, ट्रेड पेबल डोमेस्टिक है, तो यही आप ले लीजिए। ये लेने के बाद आपको इंटर प्रेस कीजिए एक बार। यहाँ पे पेमेंट टर्म आपसे पूछ रहा है, तो पेमेंट टर्म आप मेंशन कर सकते हो कि भाई 30 डेज आपका ड्यू डेट नेट होगा। ऐसे आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो कि 10%, अगर विद इन द 10 डेज के अंदर वो वेंडर को जो अगर पेमेंट करेंगे तो 10% का जो डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये विद इन 30 डेज हम लोग कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशंस। इसको देने के बाद आपको करना क्या है, इंटर प्रेस कीजिए और कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है ना। इंटर प्रेस कीजिए और क्या बोल रहा है कि सो डेटा विल बी सेव फर्स्ट, ठीक है ना। आप इसको आप सेव कर दीजिए, मतलब आप ये वेंडर अब क्रिएट होने जा रहा है, ठीक है ना, यस। तो जैसे ही इंटर प्रेस किए देखिए मेरा वेंडर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो इस वेंडर का नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कहीं इसको नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए इसको। मतलब मेरा जो अरिहंत ग्रुप मैंने बनाया है उसका ये वेंडर नंबर है, ठीक है ना। इस वेंडर नंबर 1000 कंपनी कोड में हमारे वेंडर का नंबर कितना है, हमारा क्या वेंडर का नंबर कितना है, ये वाला नंबर है। तो इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग एंट्री मारेंगे परचेज की, मतलब डायरेक्ट परचेज की एंट्री इसी वेंडर कोड पे हम लोग मारेंगे। तो चलिए कंट्रोल एक नया पेज में और ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसको कॉपी कर लिया ना आपने, देख लिया ना। तो एक नया मैं पेज खोल लिया, कंट्रोल इन, एक न्यू पेज पे आ गया और मैं यहाँ पे अब एंट्री मारने वाला हूँ FB60, ठीक है ना। यही तो आपको बताया गया था, यही तो मैं बताने जा रहा हूँ कि FB60 से आप डायरेक्ट विदाउट वर्क ऑर्डर, विदाउट परचेज ऑर्डर आप कैसे परचेज की एंट्री कर सकते हो। जहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, आपको PO अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली आप परचेज कर रहे हो, ठीक है ना। कोई भी सर्विस आप डायरेक्टली ले रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो FB60 से होगी। तो FB60 से एंट्री कैसे लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे वही एंट्री मैं लेने जा रहा हूँ, FB60 से मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ। FB60 से परचेज की एंट्री होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इनवॉइस, और आप FB60 से आप परचेज रिटर्न की भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन उस समय केसेस में आपको क्रेडिट मेमो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस समय क्रेडिट मेमो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप FB60 से भी क्रेडिट मेमो की एंट्री ले सकते हो, मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री ले सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं परचेज की एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे वेंडर, अब यहाँ पे आपको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने जो बनाया था वेंडर, उसका कोड अभी आपने लिखवा कर रखा था ना आपको, तो वेंडर आप ले लीजिए। कौन सा आपका वेंडर का कोड क्या था, 1000000 और 382 ना, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए मेरा वेंडर आ गया,
ये जो वेंडर मैंने क्रिएट करके रखा था ना, ये देखिए वेंडर का नाम आ गया अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने ले लिया। इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट आज का डेट हो जाएगा, ठीक है ना, आज के डेट में मैं परचेज कर रहा हूँ। अच्छा, पोस्टिंग डेट, अब देखिए ये जुलाई महीना चल रहा है, ठीक है ना, अगर जुलाई महीने का बिल है, अगर जुलाई महीने का बिल है, ठीक है ना, और जुलाई महीने में मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो भाई ये इनवॉइस डेट क्या हो जाएगा 18 जुलाई, और आज का पोस्टिंग डेट भी क्या हो जाएगा 18 जुलाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि जून का बिल था, ऐसा हो सकता है कि जून के बिल की एंट्री क्या है, जून में हम नहीं ले पाए, अब जुलाई में ले रहे हैं, तो उस समय इनवॉइस डेट आप जून का ही रखिएगा, क्योंकि देखो इनवॉइस डेट तो नहीं बदलेगा ना बॉस, क्योंकि जो इनवॉइस पार्टी ने मेरे को दिया है, जो बिल ऑफ सप्लाई या जो भी बोल ले, अगर जीएसटी का केसेस होता है तो टैक्स ऑफ इनवॉइस हमको मिलता है, और विदाउट टैक्सेस अगर विदाउट जीएसटी बिल होता है तो हमको बिल ऑफ सप्लाई मिलता है। तो अगर मेरे को जून महीने का कोई बिल है, तो जून महीने का बिल है तो हम लोग इनवॉइस डेट तो नहीं चेंज कर सकते ना, इनवॉइस डेट, इनवॉइस का नंबर, यहाँ पर रेफरेंस नंबर मान लीजिए इनवॉइस नंबर है, तो INB क्या ले लिया मैंने 01, ठीक है ना, या मेरा इनवॉइस नंबर क्या हो गया 001 हो गया, या कुछ भी आप ले लीजिए ना नंबर, इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इनवॉइस नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 मेरा इनवॉइस नंबर कितना है, या आप इनवॉइस नंबर यहाँ एक नंबर दे दीजिए ना भाई साहब, तो इनवॉइस नंबर 01 हो गया। तो आप इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस का डेट तो चेंज कर नहीं सकते हैं। हाँ, पोस्टिंग डेट अगर उसी मंथ में कर रहे हैं तो पोस्टिंग डेट और इनवॉइस डेट सेम हो सकता है, लेकिन अगर जून का बिल आप जुलाई में अगर कर रहे हो तो फिर तो पोस्टिंग डेट अलग होगा ना, इनवॉइस डेट तो सेम रहेगा, लेकिन पोस्टिंग डेट अगर जून का बिल जुलाई में कर रहे हो तो जुलाई का पोस्टिंग डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अमाउंट ले लीजिए, तो यहाँ पे अमाउंट देखिए, अब यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जीएसटी का बिल है, अगर जीएसटी का बिल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपये का हम सामान खरीद रहे हैं और उस पर 18% जीएसटी लग कर आ रहा है, 1,18,000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट में आप 1,18,000 लिखिए और टैक्स अमाउंट में 18,000 रुपये लिखिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बिल ऑफ सप्लाई, मतलब कहने का विदाउट जीएसटी अगर आपने बिल लिया है, तो डायरेक्टली आप टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट में डायरेक्टली लाख रुपये लिख दीजिए, अगर 1 लाख रुपये की आप परचेज कर रहे हो तो, ठीक है ना, 1 लाख रुपये का सामान परचेज कर रहे हो तो देखिए टैक्स अमाउंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपने लिख दीजिए कि जो आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना, अगर मैं लीगल, मान लीजिए कोई लीगल सर्विस ले रहा हूँ तो यहाँ लीगल सर्विस लिख लीजिए, लीगल सर्विस, ठीक है ना, अगर मैं कोई लीगल सर्विस ले रहा हूँ तो यहाँ नरेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं लीगल सर्विस यहाँ पे अगर अवेल कर रहा हूँ तो लीगल सर्विस यहाँ पे मैंने नरेशन, टेक्स्ट मतलब क्या है, नरेशन है, हाँ, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने नरेशन लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने जिस वेंडर से जिससे परचेज कर रहा हूँ उसका कोड लिख दिया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, पोस्टिंग डेट वगैरह लिख दिया, अमाउंट कितने का ले रहा हूँ ये सब लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे GL अकाउंट, GL अकाउंट मतलब यहाँ पे लिखना क्या है भाई, GL अकाउंट। अब GL अकाउंट में अपने को क्या लिखना है भाई, ठीक है ना, GL अकाउंट में अपने को क्या लिखना है कि हम क्या ले रहे हैं, सर्विस क्या ले रहे हैं। तो ये देखिए मैं 41,777 मेरा सर्विस का क्या चीज़ का है, ये मेरा क्या चीज़ का है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए ये जो मैंने कोड लिया ना 41700, ये लीगल सर्विस का है, ठीक है ना। तो लीगल सर्विस कितने का ले रहा हूँ, 1 लाख रुपये का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये बैठा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे टैक्स कोड, आपको टैक्स कोड क्या लेना है भाई, ये जो टैक्स कोड है, ये टैक्स कोड आपको क्या लेना है, एक मिनट, ये जो आपका टैक्स कोड है ये हो जाएगा आपका टैक्स कोड 0I, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे टैक्स कोड आपका जो है ये रहा आपका, ये थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब करते ही रहा है। यहाँ पर टैक्स को सर्च कर लीजिए, तो ये देखिए अगर आपका टैक्सेबल बिल अगर 18% जीएसटी लग के आ रहा है तो 18%, अगर आपको मान लीजिए कि CGST स्टेट जीएसटी लग कर अगर बिल आ रहा है तो जो आपका टैक्स कोड है ये देखिए, जैसे CGST स्टेट जीएसटी के लिए H1 सेलेक्ट करना है, IGST है तो H2 सेलेक्ट करना है, तो मेरा जो है नो टैक्स है, ठीक है ना। नो टैक्स के लिए हमको क्या सेलेक्ट करना है, वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही देखिए ये मैंने इंटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये पोर्सन जो है ना ग्रीन हो गया, ये पोर्सन क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और ये हमारी एंट्री क्या हो गई, लीगल सर्विस मैंने लिया है तो लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट, और टू पार्टी का नाम क्या हो गया आपका, टू पार्टी का नाम क्या हो जाएगा,
इस पार्टी का जो अरिहंत ग्रुप से मैंने सर्विस लिया वो हो गया। अगर आप इसकी एंट्री देखना चाहते हो कि इसकी एंट्री क्या पड़ी, तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। सिमुलेट करके देख लीजिए आप एंट्री को, ये देखिए सिमुलेट करके। तो सिमुलेट करके आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है कि लीगल सर्विस आपका डेबिट हुआ है। ये जो प्लस है ना, देखो यहाँ पे जो पार्टी जो वेंडर है ना, वेंडर में क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिट दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो माइनस फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये वेंडर का मतलब, अगर माइनस फिगर का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना, उस पार्टी को हमने क्रेडिट किया है। तो अरिहंत ग्रुप को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, और लीगल सर्विस को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो जर्नल एंट्री क्या पड़ गई, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट टू अरिहंत ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। ये सिमुलेट करके हम लोग एंट्री को देख सकते हैं, ठीक है। स्किप करते हैं और वापस से एंट्री में आते हैं। अब ये एंट्री हमने क्या किया, ये एंट्री हमने डाल दी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई, ठीक है। ये हमारी एंट्री सेव हो गई। इस डॉक्यूमेंट नंबर को लिखना चाहो लिख लीजिए, लिखना ही पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट नंबर। तो इस डॉक्यूमेंट नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है ना, ये 400, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट नंबर को नोट डाउन कर लो। कितना है, 460 है, 690 है। तो इस डॉक्यूमेंट नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा कि जो हम अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड से ये जो सर्विस हमने लिया है, उसके अकाउंट में भी जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी का अकाउंट वेंडर अकाउंट चेक करना है, तो आप चेक कर लीजिए वेंडर अकाउंट में जाकर। ये देखिए यहाँ पे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम लोग चेक करते हैं। आ जाइए यहाँ पे, किसी भी वेंडर में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेंडर का अगर आप चाहो तो उसमें उसका लेजर में जाके देख सकते हो कि उसके नाम पे क्या क्या हम उससे परचेज किए हैं, क्या क्या उसको हम लोग पेमेंट किए हैं, ये आप जाके देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, तो FBL1N से, ठीक है ना। एक मिनट, FB क्या पता है, FBL1N, ठीक है ना। FBL1N से हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेंडर का हम लोग क्या करते हैं, लेजर देखते हैं। तो यहाँ पे चले गए और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो वेंडर एक्चुअली मेरा ओपन हुआ है साइड में, सेकंड पेज पे खुला हुआ, इसलिए वेंडर का नंबर डायरेक्ट ले लिया मेरा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वेंडर का नंबर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है ना। वेंडर का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नंबर को बैठाएंगे। अगर वेंडर का नंबर नहीं पता तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में भी जाके सर्च कर सकते हो वेंडर का। तो मैंने वेंडर का नंबर बैठाया, कंपनी कोड 1000 बैठाया, और यहाँ पे देखिए आप क्या देखना चाहते हो, ठीक है ना। आप उसका ओपन आइटम देखना चाहते हो कि क्लियर आइटम देखना चाहते हो कि ऑल आइटम देखना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो। तो देखिए अभी जो मैंने वेंडर क्रिएट किया ना, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप उसका ओपन आइटम, अगर आप ओपन आइटम को सिलेक्ट करते हो ना, अगर मान लीजिए आप ओपन आइटम को सिलेक्ट करते हो, तो अभी तक उसका क्या क्या ड्यू है वो दिखाएगा, मतलब क्या क्या ड्यू है उस चीज़ को दिखाएगा। अगर क्लियर आइटम को सिलेक्ट करते हो तो जो जो पेमेंट हो गया ना, वो क्लियर आइटम में दिखाएगा। क्लियर आइटम में मतलब कहने का मतलब कि उसका ग्रीन सिग्नल दिखाएगा कि इस इनवॉइस का पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको ग्रीन में दिखाएगा, क्लियर आइटम में दिखाई देगा। लेकिन अभी तक किसका किसका पेमेंट ड्यू है, तो भाई वो हमको ओपन आइटम में देखना पड़ेगा। और ऑल आइटम क्या होता है भाई, ऑल आइटम में हम लोग क्या देखेंगे, अगर ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये ओपन आइटम और क्लियर आइटम दोनों को एक साथ कंबाइन करके ऑल आइटम में दिखाएगा। तो अभी देखिए कि अभी आपके सामने मैंने ये अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड जो है, मैंने एक वेंडर क्रिएट किया और इसमें एक ही इनवॉइस की एंट्री डाले हैं, लीगल सर्विसेज से लिए हैं। तो अभी तक तो इसका हम लोग पेमेंट किए नहीं है। तो ये हमारा क्या भाई, ओपन आइटम में ओपन आइटम में भी देख सकते हो, क्लियर आइटम में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। या तो आप ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, आपको एक ही रिपोर्ट दिखाई देगा, जो ओपन आइटम से दिखाई देगा वही ऑल आइटम से दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसमें पेमेंट तो मेरा है नहीं। तो आप ओपन आइटम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल आइटम को भी सिलेक्ट कर लीजिए और स्पेशल जीएल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो दोनों को। और ये करने के बाद अपने को करना क्या है, ये सारा चीज़ बैठा दिया मैंने, वेंडर अकाउंट कंपनी कोड यहाँ पे ओपन आइटम सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्या करना है, F8 एग्जीक्यूट प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, देखिए इसका रिपोर्ट आ गया, मतलब इस वेंडर का मेरे को रिपोर्ट आ गया। देखिए यहाँ पे उसका वेंडर का नाम वगैरह दे दिया, उसका एड्रेस वगैरह दे दिया। और ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, रेट दिखाई दे रहा है। रेट का मतलब क्या भाई, कि इसका मतलब ही नहीं है कि कुछ मतलब कोई रॉन्ग एंट्री नहीं है, एंट्री सही पड़ी हुई है, इसका पेमेंट ड्यू है। कहने का मतलब कि अगर इसका पेमेंट कर देते ना, तो हम लोग जो क्लियर आइटम अगर सेलेक्ट करते तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन ये रेड इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसका पेमेंट क्या है, अभी भी ड्यू पड़ा हुआ है, हम लोग इसका पेमेंट अभी तक किए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए और ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुक जाइए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, एक ही एंट्री है तो असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2-4 एंट्री रहती तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आप सजा लेते। यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब मान लीजिए डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करते ना, और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते तो सारी एंट्रियाँ क्या हो जाती, आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सज जाती। तो इस पार्टी में तो हमारा एक ही है, एक ही अभी तक हमने परचेज किया है, जिसका ये डॉक्यूमेंट नंबर ये वाला था। आपको डॉक्यूमेंट नंबर उस समय नोट डाउन भी करवाए थे, तो देखिए डॉक्यूमेंट नंबर नोट डाउन है।
और डॉक्यूमेंट डेट क्या था 18 जुलाई का, और 18 जुलाई का डॉक्यूमेंट डेट था। 1 लाख रुपये का हमने परचेज किया, वही हमारा 1 लाख रुपये दिखाई दे रहा है। और जो हमने नरेशन में लिखा था कि लीगल सर्विस अवेल्ड किया है, तो वही नरेशन अपने को दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ से आप एंट्री को अपने देख भी सकते हो कि एंट्री क्या पड़ी थी। तो एंट्री को अगर देखना हो ना, अगर एंट्री को अगर आपको देखना हो तो आप इस डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक कीजिए। मतलब आप अगर मान लीजिए कि आप वेंडर लाइन आइटम से जाकर किसी एंट्री को चेक करना चाहते हो, तो कुछ नहीं है, आप वेंडर लाइन आइटम पाइए, जिस एंट्री को देखना है, ठीक है ना, उसके डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, ठीक है ना, शॉर्टकट की क्या होता है F9, कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एंट्री दिखाई देने लगी, ठीक है ना। इसको 1 मिनट, इसको आप ये रहा, इसको समेसन में ऐसे कर लीजिए तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको एंट्री दिखाई देने लगी। क्या दिखाई देने लगी? लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट। ये देखिए लीगल सर्विस क्या हो गया, ये आपका डेबिट है, और अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड क्या है यहाँ पे, ये आपका क्रेडिट है, ठीक है ना, ये आपका क्रेडिट है। तो ये टोटल आपका दिखाई दे रहा है। ये एंट्री जो आपने पास किया था वो एंट्री दिखाई दे रही है, और ये आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर नोट डाउन करवाया था वो चीज़ है, और डॉक्यूमेंट डेट मतलब जिस तारीख को आपने एंट्री मारा है, और ये आपका इनवॉइस नंबर है, ठीक है ना, कंपनी कोड 1000 में, ठीक है ना। और ये पीरियड जो दिखाई दे रहा है जुलाई महीने में हमने एंट्री डाला, इसलिए जुलाई का पीरियड दिखाई दे रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, तो 2021 का आपको ये सारा चीज़ उसकी एंट्री दिखाई दे रही है। क्लियर? तो परचेज की एंट्री कैसे पड़ती है, और हम लोग वेंडर के अकाउंट से जाकर, मतलब वेंडर के लेजर से जाके कैसे एंट्री चेक करते हैं, FB, ठीक है ना, कैसे वेंडर से जाके चेक करते हैं, तो भी मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा FBL1N से। अब चलिए एक एंट्री और हम लोग मारते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री मार लेते हैं। चलिए परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होगी भाई साहब? तो परचेज रिटर्न की एंट्री तो मैंने आपको 2 तरीके से बताया कि आप FB60 कर लीजिए, कहने का मतलब कि FB60 कर लीजिए, और यहाँ से जाने के बाद आप क्रेडिट मेमो सेलेक्ट कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप परचेज रिटर्न की जो है ना, परचेज रिटर्न की एक कोड आता है FB65, ठीक है ना, FB65/N से हम लोग होम पेज पे जाते हैं, FB65 उसका कोड बन जाता है। तो FB65 से अपने यहाँ पे आ गए, क्या भाई, यहाँ पे देखिए क्रेडिट मेमो, मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग मार रहे हैं। तो परचेज रिटर्न की एंट्री मार रहे हैं, तो उसी वेंडर पे मारेंगे हम लोग, तो उस वेंडर का नंबर अपने को पता ही है, तो वेंडर का नंबर मतलब वेंडर का कोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो 101000000 उसके बाद था, और उसके बाद क्या था अपना 382 था, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में भी जाके उसके सर्विस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते, मतलब कहने का मतलब कि सर्विस अगर क्वालिटी खराब होती है तो उसके लिए हम लोग पैसा काट लिया, मतलब कहने का मतलब कि डेबिट नोट की एंट्री मार रहे हैं, उसकी सर्विस में क्वालिटी खराब था, या हो सकता है कि कुछ क्वालिटी खराब होने के कारण उसका हम लोग कुछ पैसा डिडक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए एक डेबिट नोट पास करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और अगर गुड्स खरीदे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने लीगल सर्विस का एग्जांपल दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए कि लीगल सर्विस नहीं लेकर अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा होता और उस गुड्स को रिटर्न करते, तो भी तो हमको डेबिट नोट ही पास करना पड़ता ना। सीधा सा बात है भाई, परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट की एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट जो डेट आज का डेट दे दीजिए, मतलब जो परचेज रिटर्न का जो डेट होगा, डॉक्यूमेंट डेट होगा, तो 18 जुलाई 2021, और पोस्टिंग डेट भी सेम रहेगा। और यहाँ पर पोस्टिंग डेट चेंज कब होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर मान लीजिए जून की एंट्री है लेकिन आप जुलाई में जाके कर रहे हो, तब डॉक्यूमेंट डेट अलग हो जाता है और पोस्टिंग डेट अलग हो जाता है। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर जैसे कि जब हम लोग परचेज की एंट्री मारते थे तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग डेबिट नोट पास करें तो डेबिट नोट आप लिख दीजिए कि डेबिट नोट है भाई, ठीक है ना, डेबिट नोट 01, ठीक है ना। अब कितने का माल रिटर्न कर रहे हैं भाई, तो कितने का माल रिटर्न कर रहे हैं, तो मान लीजिए 60,000 रुपये का माल रिटर्न, हमने 1 लाख रुपये का माल परचेज किया था, लेकिन 60,000 रुपये का क्वालिटी खराब होने के कारण उसका पैसा हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। या अगर गुड्स खरीदते तो 60,000 रुपये का हमने गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे मैंने 60,000 रुपये बैठा दिया। और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट में लिखना है बैठा दीजिए, टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट में जो आप मान लीजिए कि अगर आप क्वालिटी खराब है, या मतलब जो आपको नरेशन में जो चीज़ लिखना है आप उसको नरेशन में लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेशन आपको लिखना है लिख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग डेबिट नोट रेज कर रहे हैं, डेबिट नोट हम लोग रेज कर रहे हैं, तो डेबिट नोट रेज कर दीजिए। अगेंस्ट कौन से बिल नंबर के अगेंस्ट में हम लोग कर रहे हैं, अगेंस्ट बिल नंबर INV01, ठीक है ना। इनवॉइस नंबर 01 के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, मतलब या क्वालिटी खराब होने के कारण हम लोग पैसा काट रहे हैं।
और यहाँ पे अपने को करना क्या है, बस वही लेजर सेलेक्ट करना है जो लेजर हम लोग सेलेक्ट कर लिए थे, याद कीजिए, लीगल सर्विसेज का। और यहाँ पे देखिए इस बार क्रेडिट अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पे देखिए लीगल सर्विस उस समय हम लोग डेबिट किए थे, अभी यहाँ पे देखिए क्रेडिट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब सर्विस अवेल्ड किए थे तो सर्विस अकाउंट, सर्विस डेबिट हुआ था, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट हुआ था, टू पार्टी हुआ था। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पार्टी का पैसा काट रहे हैं, तो सर्विस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। या गुड्स अगर खरीद रहे हैं तो गुड्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और वेंडर को डेबिट करना पड़ेगा। भाई परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना, या पार्टी अकाउंट डेबिट टू लीगल सर्विसेज हो जाएगी। अमाउंट कितना, 60,000 रुपया। क्लियर? इंटर प्रेस कीजिए, इंटर जैसे ही प्रेस किया देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, क्या प्रॉब्लम आया। यहाँ पे टेक्स्ट कोड सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट कोड क्या था भाई, ये अपना टेक्स्ट कोड था, ठीक है ना। इंटर प्रेस कीजिए, इंटर जैसे ही प्रेस किए ये देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो गया, अभी जो रेड सिग्नल दिखाई दे रहा था ये मेरा पार्टी का एड्रेस वगैरह दिखाई दे रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये जो आपने एंट्री किया ना, डेबिट नोट जो आप पास कर रहे हो ना, इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी, तो भाई एसीपी से पूछ लो, यहाँ पे सिमुलेट करो, सिस्टम ही आपको बता देगा सिमुलेट करने से इसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री आपके सामने है, क्या होगा भाई, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, देखिए यहाँ पे डेबिट हो गया, मतलब यहाँ पे डेबिट हो गया, और लीगल सर्विस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके सामने एक नेगेटिव का साइन आ गया ना, तो नेगेटिव का साइन आ गया मतलब ये क्रेडिट है, एसीपी में नेगेटिव का साइन मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या हो गई भाई, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो गई, अरिहंत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लीगल सर्विसेज। क्लियर? तो ये हमारी कितने तारीख की एंट्री है, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंपनी कोड कौन से कंपनी कोड में है, कब पोस्टिंग डेट हमारा क्या है, ठीक है ना, और डेबिट नोट का नंबर वगैरह क्या है, तो ये सब, और जुलाई महीने की एंट्री है, जो जुलाई महीना दिखाई दे रहा है 2021, तो ये सारा चीज़ मेरे को दिखाई देने लगा। अब इस एंट्री को क्या करना है, सेव करना है, तो कंट्रोल एस कर दीजिए। अब एंट्री क्या हो गई, सेव हो गई। अब इसका इस डेबिट नोट नंबर का भी आप चाहो तो ये नंबर लिख सकते हो, डेबिट नोट का नंबर, ठीक है ना। तो 94 क्या है, ये देख लीजिए 9400, उसका 000 है, ठीक है ना, 239 डॉक्यूमेंट नंबर को लिखना पड़ता है हम लोग को। अब चलिए हम लोग वेंडर पे चलते हैं, वो जो वेंडर FBLN1 से हम लोग देख रहे थे ना, उस वेंडर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, बैक में आइए, इसको देखते हैं, बैक में आते हैं एक बार, और बैक में आते हैं, और यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप सीधा /होम पेज पे आ जाइए, और वेंडर का किसी भी वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले देखने के लिए, किसी भी वेंडर का डिटेल देखने के लिए, इंडिविजुअल वेंडर का डिटेल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, FBL1N, ठीक है ना, FBL, अच्छा ये गलत हो गया, FBL1N, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेंडर का नंबर बैठाएंगे, या सर्च बॉक्स में जाके नाम से वगैरह से भी उसका नाम सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे कंपनी कोड बैठा दीजिए, और यहाँ पे आप ओपन आइटम, देखो भाई क्लियर आइटम अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो ओपन आइटम, आप यहाँ पे ओपन आइटम सेलेक्ट कीजिए या ऑल आइटम सेलेक्ट कीजिए। नीचे में आप यहाँ पे स्पेशल जीएल दोनों ही सेलेक्ट करना है, नॉर्मल आइटम और स्पेशल जीएल। ये मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बता दिया कि ओपन आइटम कब सेलेक्ट करेंगे और क्लियर आइटम क्या देखने के लिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ओपन आइटम सेलेक्ट करेंगे, ओपन आइटम में वही एंट्री आपको दिखाई देगी जिसका अभी तक ड्यू है, जिसका हम लोग अमाउंट अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। ये करने के बाद हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, F8 प्रेस करना है। आपको देखो जैसे ही आपने F8 प्रेस किया ना, अब देखिए ये आपको 2 एंट्री आ गई, यहाँ पे 2 एंट्री आ गई ना। एक तो आपकी लीगल सर्विस परचेज वाली एंट्री दिखाई दे रही है 1 लाख रुपए की, और एक आपका परचेज रिटर्न की एंट्री दिखाई दे रही है 60,000 रुपये का, और बैलेंस क्या दिखा रहा है कि 40,000 रुपये उसको हमको देना है। सिंपल सा भाई, आपने लाख रुपये का सर्विस लिया, क्वालिटी खराब होने के कारण डेबिट नोट आपने एंट्री मार दिया 60,000 रुपये का, तो बैलेंस कितना देंगे, 40,000 रुपये। तो ये देखिए 40,000 रुपये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 40,000 रुपये उसको छोड़ना है अपने को। एसीपी बहुत सिंपल है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है भाई, अब मान लीजिए डेबिट नोट की आप एंट्री देखना चाहते हो तो देख लीजिए डेबिट नोट की एंट्री। यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री आप जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जाइए F9 प्रेस कीजिए, कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे, या इस पहाड़ को याद रखिए, पहाड़ है भाई, इस पहाड़ के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ एंट्री दिखाई दे देगी। क्या दिखाई दे देगी, अरिहंत ग्रुप टू लीगल सर्विसेज, टू लीगल सर्विस क्यों, क्योंकि रिटर्न की एंट्री है, इसलिए लीगल सर्विस क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है कि इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, किस तारीख को पास किए थे, डेबिट नोट नंबर क्या था, ठीक है ना, पोस्टिंग डेट वगैरह क्या था, कौन से महीने में पास किया था, जुलाई महीने में पास किया था, फाइनेंशियल ईयर क्या था, 2021 था, ये सारा डिटेल आपको दिखाई देने लगा। क्लियर। तो इस तरह हम लोग परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री मारते हैं। कब ऐसे FB60 और FB65 का कब हम लोग यूज करते हैं, जब हमारे पास वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर नंबर अवेलेबल नहीं होता है तब।
अगर मेरे पास परचेज ऑर्डर नंबर है तो फिर हम मायरो के थ्रू परचेज की एंट्री मारेंगे ना, फिर क्यों हम FB60 में आएंगे, ठीक है ना। फिर हमको मायरो के थ्रू जब अपने को एंट्री मारना है तब क्यों हम लोग आएंगे। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास परचेज ऑर्डर अवेलेबल है, कहने का मतलब कि परचेज ऑर्डर नंबर अवेलेबल है और हमने परचेज एंट्री किसके थ्रू मारी, मायरो के थ्रू मारी, और उस समय मैं परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे मारूंगा, तो आप FB65 के थ्रू ही मारिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FB65 के थ्रू, अगर मायरो के थ्रू भी अगर आप परचेज एंट्री मार रहे हो ना, तो FB65 के थ्रू आप परचेज रिटर्न की एंट्री मार सकते हो। हाँ, लेकिन FB60 के थ्रू आप परचेज एंट्री कब मार रहे हो, जब आपके पास PO नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो, ठीक है ना। क्योंकि आपने भी देखा है यहाँ पे कि जब हम लोग FB60 के थ्रू जब एंट्री मार रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी आपसे वर्क ऑर्डर नंबर या PO नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर या परचेज ऑर्डर नंबर आपसे नहीं पूछ रहा है। ये इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री मार रहे हो। आपके पास PO रहता है तो फिर आप मायरो के थ्रू एंट्री मारिए, क्योंकि जब आप मायरो के थ्रू एंट्री मारते हो तो आप, मेरा फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मायरो के थ्रू जब आप एंट्री मारते हो ना, तो यहाँ पे आपसे क्या मांगता है, यहाँ से आपसे यहाँ परचेज ऑर्डर नंबर वगैरह मांगता है, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर मांगता है। तो यही डिफरेंस है, ये अकाउंट पेबल की सेकंड पार्ट था। और आप बोलेंगे कि सर इसका पेमेंट दिखा दीजिए, तो सर पार्ट 1 में मैंने पेमेंट दिखाया है। इसके लिए आप चाहिए तो करना कुछ नहीं है, आप जाके अकाउंट पेबल की जो पार्ट 1 की वीडियो है ना, ये प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस, पार्ट 1 की जो वीडियो है प्रोक्यूर टू पे प्रोसेस, इसमें जाइए और इसमें जाने के बाद आपको सारा मिल जाएगा कि हमने पेमेंट का प्रोसेस क्या है, आपका परचेज रिक्विजिशन कैसे क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, गुड्स कैसे रिसीव, GRN कैसे रिसीव करते हैं, उसके बाद मायरो के थ्रू परचेज की एंट्री कैसे करते हैं और पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं। 2 पार्ट आपका छूट गया था, जो कि मैंने पहले ही बताया कि 2 पार्ट आपका छूट गया था, FB60 और FB65, जो कि मैंने इस सेकेंड पार्ट में करा दिया आपको, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कराते हो तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए रखते हैं, थैंक यू।